दोस्तों नमस्कार। मुश्किल यह नहीं कि कांग्रेस क्यों हारी और मुश्किल यह भी नहीं कि अब हारी हुई कांग्रेस को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर सवाल खड़े क्यों हो चले हैं। मुश्किल तो यह है कि बीजेपी क्यों जीती और बीजेपी जिन वजहों से जीती या जिन वजहों को वो बता रही है, वो वजह कहीं इंडिया से जुड़े छत्रपों को उनके अपने कटघरे में बीजेपी के सामने हरा तो नहीं देंगे। वो कौन से मुद्दे हैं जिससे इस दौर में छत्रप डर रहे हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस से टकराती हुई बीजेपी ने बिल्कुल नए तरीके से नई परिभाषा के साथ पुरानी पारंपरिक राजनीति को दरकिनार कर दिया और बिल्कुल नए मुद्दे के साथ आकर खड़ी हो गई। और शायद यही वो वजह है जो इस दौर में इंडिया गठबंधन को लेकर सिर्फ सवाल खड़ा नहीं कर रही, बल्कि हकीकत तो यह भी है कि 2024 तक यह इंडिया कितना चलेगा, बिखरेगा, टूटेगा और इसमें से कोई नया तीसरा मोर्चा कहीं निकल तो नहीं आएगा। सब राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की लड़ाई शुरू कर चुके हैं। अगर कांग्रेस तमाम डाटा को टटोल रही है, चुनाव में हार के बाद वोट का परसेंटेज देख रही है, वो समझ रही है कहां पर हार मिली, कहां पर एससी सीट थी, कहां पर एसटी सीट थी, कहां पर ओबीसी था, कहां पे अपर कास्ट के वोट कितने मिले, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी या रीजन दर रीजन अगर वो देख रही है, तो दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े छत्रप, चाहे वह ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, यानी हिंदी पट्टी के इस दायरे के भीतर में यह नेता यूं ही नहीं बैठे हैं, वह भी स्थितियों को परख रहे हैं, जान रहे हैं कि वो कौन से हालात हैं जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भीतर मौजूद थे और वही हालात उनके अपने राज्य में भी मौजूद हैं और वहां पर इंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा, और अगर कांग्रेस साथ रहेगी तो उसके जरिए क्या उन्हें नुकसान तो नहीं होगा, या फिर आने वाले वक्त को लेकर एक नई बिसात बिछाई जा सकती है। क्योंकि जिस बीजेपी की जीत की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव में 150 सीटों से होती हो, लेकिन उसके बाद तकरीबन 125 सीट को कैसे गठबंधन, वह भी तीसरे मोर्चे के आश्रय या इंडिया के जरिए, कौन रोक पाएगा, कैसे रोक पाएगा, ये सारे सवाल अब बड़े हो चले हैं। और इन सवालों के दायरे में सबसे बड़ा सवाल यही है, वह कौन सा मुद्दा है जो सबको परेशान कर रहा है, और वह कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठसक के साथ तमाम राज्यों में बोलते चले गए। उन्होंने कहीं भी जाति या फिर इस दौर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने से हटकर जो एक नई लकीर खींची, वह लकीर कितनी बड़ी हो गई। हमें लगता है कि आज इसके परीक्षण की जरूरत है, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि इंडिया की बैठक जो कल होनी थी वो कैंसिल हो गई। वजह बहुत साफ है, सवाल हर छत्रप के भीतर है, लेकिन जो वजह बताई गई उसमें ममता बनर्जी ने कहा उन्हें तो कोई बैठक की जानकारी ही नहीं थी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लगातार कह रहे हैं अहंकार कांग्रेस के भीतर समा गया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं बीमार हूं, नहीं आ पाऊंगा। एमके स्टालिन तमिलनाडु से कह रहे हैं तूफान आया है, मैं कैसे आ सकता हूं। हेमंत सोरेन भी कहने लगे बहुत व्यस्त हूं, नहीं आऊंगा। बचा कौन? और किसके साथ कांग्रेस किस रूप में इंडिया गठबंधन की शुरुआत करे या उस बैठक को आगे बढ़ाए जो कि 1 सितंबर के बाद से थम चुकी है। और अगर ध्यान दीजिए तो कर्नाटक की जीत के तुरंत बाद, यानी मई के महीने में जीत मिलती है, 23 जून को पटना में बैठक होती है, उसके बाद बेंगलोर में 17 और 18 जुलाई को होती है, उसके बाद मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होती है। क्या लिखा होता है? यूनाइटेड वी स्टैंड। ये बेंगलोर में नारा निकल कर आया, हम एक साथ हैं तो फिर मजबूत हैं। और इसके बाद जब मुंबई बात पहुंची तो मुंबई में क्या लिख कर आया? मुंबई में लिखा हुआ था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यह मुंबई का नारा था, लेकिन एक झटके में कहां जुड़ेगा भारत, और उसी भारत के भीतर की जो नब्ज है, उस नब्ज को क्या बीजेपी ने पकड़ लिया है? और यही मुश्किल हालात इस दौर में इंडिया के सामने है। हमें लगता है कि आज उस मुद्दे का जिक्र पहले होना चाहिए जिससे हर कोई डरा हुआ है, और इस डर की सबसे बड़ी वजह यह है
कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार एक ही जिक्र किया, सबसे बड़ी जाति गरीब और गरीबी है। आप सोचेंगे ये कौन सा मसला है जिसमें गरीब एक झटके में सबसे सशक्त वोटर के तौर पर आ गया? तो उसके कुछ आंकड़ों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद इंडिया के अलग अलग छत्रपों के राज्यों में जाकर उनकी परिस्थितियों को भी टटोल लेंगे। दरअसल भारत के भीतर में 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 9 डिस्ट्रिक्ट और भारत सरकार ने जोड़े कि इनको भी जोड़ा जाए। बड़े पिछड़े गरीब मुफलिसी वाले ये जिले हैं। जो ये 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, यहां के 81 जिले ऐसे हैं, अपने तौर पर 81 एमएलएज ऐसे हैं। जिले टोटल 28 हैं। छत्तीसगढ़ के 10 जिले, मध्य प्रदेश के 8 जिले, राजस्थान के 5 जिले और तेलंगाना के 5 जिले। इन 28 जिलों में 81 एमएलएज में से बीजेपी जीतती है। 52 एमएलए उसके जीत के आते हैं उन जगहों से जो सबसे गरीब जिलों के तौर पर पहचान की गई। नीति आयोग ने इस पे काम करना शुरू किया 2018 में। बार बार इसका परीक्षण किया गया और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या मोदी सरकार गरीबी कम करने की दिशा में बढ़ी हो, बिल्कुल नहीं। गरीबी इन इलाकों में बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर। और जो 5 मापक मंत्र जो चुने गए वो हेल्थ से जुड़े हुए हों, वो खान पान से जुड़े हुए हों, वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, वो वहां के लोगों के रोजगार से जुड़े हुए हैं, सभी मामले में ये आगे बढ़ ही नहीं पाए। जबकि इन तमाम जगहों पर बीजेपी के सांसदों की मौजूदगी, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार, तो क्या गरीब बनाकर गरीब को वोटर में तब्दील करके उन वोटरों के लिए कल्याणकारी योजना और होते होते 5 किलो अनाज का ऐलान इस तर्ज पर किया गया कि आप गरीब हैं तो गरीब बने रहिए, लेकिन आप हमारे वोटर बन जाइए? क्या यह वाकई ऐसी स्थिति है जिससे ममता बनर्जी डर रही है, जिससे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार डर रहे हैं, जिससे अखिलेश यादव भी डर रहे हैं कि उनके राज्य के भीतर भी जब गरीब का मसला आएगा तो सत्ता संभालने के बाद किस मुख्यमंत्री ने गरीबों का जिक्र किया होगा? छिटपुट योजनाओं में जिक्र हो जाता है, लेकिन गरीब सबसे बड़ी जाति है और सबसे बड़ा वोट बैंक है। वह तो इस देश का सच है। विकसित भारत बना लीजिए, लेकिन दुनिया के सामने एक बड़ा भारत जो उसके भीतर समाता है, जो 100 करोड़ का होगा और उस समय तक तो 100 करोड़ से ज्यादा का होगा, वह गरीब होगा। भारत का सोशल इकोनॉमिक इंडेक्स इसीलिए दुनिया में विकसित देश तो दूर, विकासशील देशों की कतार में भी सबसे नीचे पायदान पर खड़ा नजर आता है। यह परिस्थिति बतलाती है कि भारत के भीतर का सच क्या है। लेकिन अब सवाल है कि इंडिया के भीतर घबराहट क्यों है और क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें सब कोई हर चीज बांट रहा था, दे रहा था, नीतियां बनाई जा रही थी, बावजूद इसके कांग्रेस हार गई। आंकड़े और डाटा बहुत साफ बतलाते हैं कि 81 एमएलए जो चुने गए उसमें से मध्य प्रदेश के 35 थे, छत्तीसगढ़ के 21 थे, राजस्थान के 17 थे और तेलंगाना के 8 थे। बीजेपी सबसे ज्यादा 52 एमएलए चुनकर आती है इन पिछड़े जिलों में से जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। पिछली बार सिर्फ 23 लोग जीते थे, 23 एमएलए चुने गए थे, उसमें से 19 एमएलए फिर जीत गए और उसके अलावे 33 एमएलए नए जीते इन जगहों से बीजेपी के। और यह परिस्थिति बहुत साफ बतलाती है कि कांग्रेस यहां पर 24 पर आ गई। इसका मतलब बहुत साफ है कि गरीब पहले 52 थे, अब 24 पर आ गए, आधे से कम हो गए। इसका पहला मतलब बहुत साफ है कि गरीब को अगर एक वोट बैंक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही बताने लगे तो यह लकीर तो बड़ी होती चली जाएगी। सवाल सिर्फ इन 4 राज्यों भर का नहीं है जहां पे सबसे ज्यादा कब्जा बीजेपी ने अपने एमएलए से किया। और यहां की परिस्थिति यह भी समझिए कि यहां पर चुने जाने वाले जो एमपीज हैं उसमें से 19 एमपी जो हैं, सांसद जो हैं, वह बीजेपी के आते हैं। अभी तक एमपी भी चुने जा रहे थे, एमएलएज भी चुने जा रहे थे, लेकिन वोट बैंक के तौर पर गरीबों को इसका एहसास नहीं कराया गया कि आप ही हमारे लिए सबसे मजबूत वोट बैंक है। अब यहां से आप असल सफर पे निकल चलिए। हमने पहले जिक्र कर दिया कि बीजेपी के लिए वोट बैंक है, वोट बैंक के तौर पर खड़ा करने की मनस्थिति है। बीजेपी गरीबी से हरा देगी इन्हें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामकाज दे देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य सेवा मिलने लगेगी, एजुकेशन मिलने लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि असम के भीतर
6 जिले हैं, बारपेटा, दारंग, धुबरी, गोलपाड़ा, हिलालखंडी, बक्सा और उदुगुरु। उसमें बीजेपी हर जगह पर इसके सांसद हैं, मौजूदगी है और यहां पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या हुआ? सवाल यहीं से शुरू होता है कि फिर जिन जगहों पर इंडिया से जुड़े क्षत्रप हैं, वो क्या सोच रहे होंगे और क्यों इस दिशा में अब वो बढ़ना चाहते हैं कि बीजेपी को हर हाल में 272 के नीचे रोका जाए। और ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है कि वो 272 के नीचे अगर रोकेंगे तो कांग्रेस से बेहतर उनके लिए बीजेपी हो जाएगी, यानी बीजेपी माइनस मोदी चलेगी। और ये तो चली भी है, वो नीतीश कुमार हो, वो ममता बनर्जी हो, वो इससे पहले भी चले हैं। तो इस दौर में कुछ और कड़ियां भी जुड़ेंगी, वो शरद पवार भी अपने तौर पर हो सकते हैं। या फिर इस दौर में रोकने के लिए क्यों नहीं थर्ड फ्रंट बनाया जाए? थर्ड फ्रंट बनने का मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस और थर्ड फ्रंट में मोदी के खिलाफ वोट बट जाएंगे, बीजेपी को लाभ मिलेगा। लेकिन हर क्षत्रप अपने राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन को बचा लेगा, इसकी गारंटी वो लेगा। यानी कांग्रेस उसके राज्य में नहीं आ पाए, वो चाहे बंगाल हो, चाहे वह बिहार ही क्यों ना हो। बिहार में 10 सीट चाहिए कांग्रेस को, यह देने को तैयार नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस को 10 सीट दें या आपस में नीतीश कुमार और तेजस्वी खुद चुनाव लड़ लें, क्योंकि बिहार के भीतर भी 13 जिले हैं। अब सवाल यह है कि 2018 के बाद वहां पर तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, 2019 में दोनों मिलकर चुनाव लड़े और वहां के 13 जिलों को अगर देखिएगा, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, इन तमाम जगहों पर या तो बीजेपी जीती या नीतीश कुमार जीते या उस वक्त पासवान थे वह जीते। इन 13 जिलों का में प्रभाव क्या होगा? अगर नीतीश कुमार को यह महसूस हो गया कि गरीब ही वोट बैंक है, तो वह पूरा का पूरा सोशल इंजीनियरिंग, चाहे वो ओबीसी के जरिए चले, दलितों के जरिए चले या फिर यादव मुस्लिम गठजोड़ के बाद जो वोट चाहिए उस वोट की खोज में निकले। सवाल यह है कि अगर यह परिस्थिति वहां पर आ गई तो क्या होगा? अब जब इन परिस्थितियों का हम जिक्र कर रहे हैं तो सवाल है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, यहां पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं थी। छत्तीसगढ़ के भीतर कांकेर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, ये सबसे गरीब भी है और यहां पे सांसद भी बीजेपी का। इस दौर में जरूर कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन सांसद तो सारे वही थे। मध्य प्रदेश में तो सांसद भी बीजेपी के, सरकार भी बीजेपी की। बड़वानी, छतरपुर, दामोह और विदिशा तो ऐसे है कि 1989 के बाद से बीजेपी सांसद हारा ही नहीं। सवाल है कि यह मैसेज इंडिया कैसे कन्वे कर पाएगा? राहुल गांधी इस मैसेज को कन्वे करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और भारत जोड़ो यात्रा के निकलने के बाद मध्य प्रदेश की हार ने उनकी उस छवि और उस साख पर कहीं ना कहीं एक अंधेरे परत को लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल है कि राहुल गांधी अगर इस संदेश को देते हुए दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और कांग्रेस सही मायने में इस देश में सक्रिय होकर एक नेशनल मैनिफेस्टो तैयार करती है जो गरीबी से जुड़ी हो, भूखमरी से जुड़ी हो, आदिवासियों के सवालों से जुड़ी हो, दलितों की परेशानियों से जुड़ी हो। लेकिन जब राहुल गांधी ओबीसी का जिक्र करेंगे तो ये चीजें धूमिल पड़ जाएंगी। तो कांग्रेस को भी अपनी ट्रेनिंग की जरूरत इस दौर में आकर खड़ी हो गई। सवाल सबसे बड़ा यह था कि जब राजस्थान की भी परिस्थिति देखिए तो वहां के 6 जिले, बारन, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही, बाड़मेर, कौन जीता है? यहां पे बहुतायत बीजेपी जीती है। तो क्या यहां गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबी थी, गरीबों ने वोट दिए, बीजेपी जीत गई। यहां पर तमाम सांसद इन जिलों के दायरे में जिनके आते हैं उन जगहों पर बीजेपी जीती हुई है। यह सवाल हर जगह पर निकल कर आ रहा है और यह सवाल इसलिए जरूरी हो चला कि उन तमाम राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, जहां जहां बीजेपी के सांसद थे, जब वहां गरीबी रही और नीति आयोग इस वोट बैंक को बनाने में लगा रहा, तो सवाल है क्या वाकई हेमंत सोरेन बहुत व्यस्त है झारखंड में? और उस दौर में जब बैठक बुलाई जा रही है 6 दिसंबर को इंडिया की, तो वो कह रहे मैं व्यस्त हूं। झारखंड में तो सबसे ज्यादा 19 जिले आते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और इन 1900 जिलों में बीजेपी के सांसदों की पहुंच पकड़ है, उनका चुनाव जीता हुआ है। यहां पर एमएलएस जो बीजेपी के हैं वह भी तकरीबन 10 जिलों को प्रभावित करते हैं जहां उनके उम्मीदवार जीते हुए हैं। लेकिन सवाल है यह मुद्दा अगर बन रहा है और यह मुद्दा बन रहा है, मसलन आप देखिए रामगढ़, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सिंहभूम, रांची,
राज्य की राजधानी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है। पलामू, पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, चतरा, बोकारो। अब आप सोचना शुरू कीजिए, गोड्डा जैसा जो संथाल परगना का इलाका है, वहां के जो बीजेपी के सांसद हैं वो खूब शोर संसद के भीतर मचाते हैं, लेकिन वो जिला आज भी गरीब है। वहां की मुफलिसी में कोई सुधार नहीं हुआ है। पूरे संथाल परगना के इलाके की भीतर की यह स्थिति है, चाहे वो गोड्डा हो चाहे दुमका हो, और डाल्टेनगंज की तरफ चले जाइएगा चाहे वो लातेहार हो। ये तमाम परिस्थितियां बतलाती है कि एक डर बहुत साफ तौर पर है। इस दौर में जो नई परिभाषा वोट बैंक की बीजेपी ने गरीबों को लेकर गढ़ी, वह कहीं परेशान ना कर दे। और इसके ठीक समानांतर महिलाओं का सवाल था, इसके ठीक समानांतर किसानों का सवाल था। किसानों के खातों में जाते हुए पैसे भी कहीं छत्रपों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, और अगर यही लकीर उनके राज्य तक चली गई तो मुश्किल तो नहीं आ जाएगी। सबसे बड़ा डर राज्य दर राज्य यही हो चला है, क्योंकि इस परिस्थिति में आप किसी भी राज्य पर उंगली रख दीजिए, महाराष्ट्र में ही रख दीजिए जहां लगातार बीजेपी की सरकार है, वहां गढ़चिरौली में बीजेपी लगातार जीतती आई है, जलगांव में 2014 में भी जीतती है, 2019 में भी जीतती है, नंदुरबार में बीजेपी जीतती आई है, नांदेड़ में बीजेपी जीतती आई है, वाशिम और एक और जगह है उस्मानाबाद, यहां शिवसेना जीती थी। लेकिन ये 6 जिले जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बीजेपी की सरकार है। यह वोट बैंक को मैनेज करने की स्थिति में अगर प्रधानमंत्री खुद निकल कर आ रहे हैं तो यह घबराहट तो अखिलेश यादव के सामने भी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 9 जिले बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, शास्त्री, सिद्धार्थनगर, सोनभद्रा, बहुत ही गरीबी है यहां पर। डर उनको भी है। अब सवाल यह था कि ये नई स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, और जब नई स्ट्रेटजी का जिक्र होगा तो क्या यह तीसरे मोर्चे की दिशा में तो नहीं बढ़ेगी। यह सवाल किसी को भी परेशान करेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ खड़े होने का मतलब इसलिए जरूरी था, उस दौर में कर्नाटक में जीत मिली थी। उस दौर में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि राजनीतिक तौर पर बदली थी, बड़ी हुई थी। लेकिन चुनावी हार के बाद अगला सवाल है, अगर छत्रप इस नजरिए से देखने लगे कि आपकी छवि जो भी रहे लेकिन चुनाव तो हार गए, और चुनाव हार गए तो ऐसे में हमारी सौदेबाजी का दायरा बढ़ गया, या फिर आपका बार्गेनिंग पावर कम हो गया, या फिर उसके आगे की बात है अब हमें चीजों को कैसे रोकना है। इसीलिए अब जो नई रणनीति के आश्रय चीजें चल सकती हैं उसको अगर परखने की कोशिश करें, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आरजेडी, सीपीएम और बीएसपी, क्या ये ऐसी चीजें हैं जो तीसरे मोर्चे की दिशा में कदम बढ़ा सकती है? और उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, यह तो पहले से अपने तौर पर चीजों को दिशा देते थे। ममता बनर्जी शरद पवार से जब पहली बार बंबई मिलने गई बंगाल जीत के बाद, तो उन्होंने बोला कि अब खत्म हो गया जो कांग्रेस की अगुवाई में जो चल रहा था यूपीए खत्म, अब वो नई दिशा सोचेंगे। याद कीजिए जब बीआरएस ने रैली बुलाई तो उसमें कौन मौजूद था? तीसरे मोर्चे की दिशा में अखिलेश मौजूद थे, केजरीवाल मौजूद थे, सीपीआई और सीपीएम के नेता मौजूद थे। सीपीआई और सीपीएम भी इस दौर में कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। मैसेज बहुत साफ है। इस दौर में हर राज्य का बड़ा पॉलिटिशियन, वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, इस दौर में ईडी की गिरफ्त में है। ममता बनर्जी का भतीजा गिरफ्त में है तो हेमंत सोरेन अपने तौर पर गिरफ्त में है। बिहार के भीतर तेजस्वी के सामने भी यह बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव आय से ज्यादा संपत्ति का मामला पता नहीं कब से चल रहा है और उसकी क्या स्थिति रहती है, लेकिन मायावती का जिक्र जब आप करेंगे तो आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सीबीआई अभी उस फाइल पर बैठी हुई है, तो वो खामोश रहती हैं। शरद पवार के परिवार के साथ यही स्थिति वहां पर हो चली है महाराष्ट्र के भीतर में। तो एक लंबी कतार बनती है कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन बने, और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की हार ने इंडिया गठबंधन के भीतर सवाल खड़ा कर दिया कि अगर इंडिया गठबंधन रहेगा तो फिर कार्रवाइयां होती रहेगी और आप अपनी राजनीतिक जमीन कैसे बचाएंगे, ये आप सोच लीजिए। तो अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई यहां से शुरू होती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास एक ही ऑप्शन ऐसे में बचता है, या तो कांग्रेस खुद को अपने बूते खड़े करने की स्थिति में ले आए, जो उसे लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसे आना ही है। और अपने बूते जब वो आगे बढ़ेगी तब यह सवाल देश के सामने होगा कि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ थर्ड फ्रंट है।
लेकिन इस परिस्थिति में जहां पर कांग्रेस अपने तौर पर गठबंधन को बुलाती और गठबंधन के तमाम लोग कहते हैं हम मुश्किल में हैं, हम बीमार हैं, हम व्यस्त हैं, अगर इन परिस्थितियों में है तो मैसेज बहुत साफ निकल कर आने लगा है, क्योंकि इस इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स उन राज्यों के पास नहीं है, उनके यहां भी इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है, हो रहा है, और वो जान रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक खड़ा है। तो क्या इंडिया गठबंधन को तीसरे हफ्ते दिसंबर में बैठक की जाए, उसके बाद सवाल होगा कि क्या राज्यों में किसी तरीके से आप सीटों का वितरण करेंगे या सिर्फ एक मौखिक तौर पर विचारधारा के आधार पर बीजेपी को हराना है, अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो उसके बाद जब देखेंगे इलेक्शन के बाद, तो एक बात तो तय है, बीजेपी माइनस मोदी बहुत सारे छत्रपों को मंजूर है जो इससे पहले मंजूर था। महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना की मौजूदगी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की मौजूदगी, पंजाब में अकालियों की मौजूदगी, दक्षिण भारत में चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी, और अब तो कहा जा रहा है बीआरएस भी हो सकता है साथ चली जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को दरकिनार किया बीजेपी ने और उन्होंने साथ वाईएसआर को ले लिया। तो फिर ये एक नई परिस्थिति है राजनीतिक समीकरणों की। लेकिन इसका मैसेज क्या है? मैसेज दो ही है। पहला मैसेज है, बीजेपी के खिलाफ अगर एकजुटता इस देश के भीतर में आ जाती है तो बीजेपी के लिए यह परेशानी का सबब अब भी होगा। दूसरा सवाल जो इसके भीतर घुसा हुआ है, अगर परेशानी का सबब होगा तो कांग्रेस को कितनी सीट राज्य में, राज्य दर राज्य जहां पे छत्रपों की ताकत ज्यादा है, वो बिग ब्रदर बन जाएं या कांग्रेस को बिग ब्रदर माने, यह उसके भीतर का सवाल है। इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का मतलब यह है कि जो 2019 में जीत मिली उन सीटों को भी प्राप्त कर पाने की स्थिति में क्या नीतीश कुमार है? जब वो बीजेपी के साथ थे और अब कांग्रेस के साथ होंगे तो क्या उन्हें उतनी सीट मिल जाएगी? मुश्किल है। यह सवाल ममता के साथ भी जुड़ेगा। जब लेफ्ट और कांग्रेस साथ खड़े होंगे और जब लेफ्ट और कांग्रेस साथ नहीं होंगे तब ममता की क्या स्थिति होगी? ममता की स्थिति अपने बूते चुनाव लड़ने की। और ध्यान दीजिए, कांग्रेस से निकली हुई ममता हो, कांग्रेस से निकले हुए वाईएसआर हो, कांग्रेस से निकले हुए शरद पवार हो, इन सभी की ताकत अपने बूते चुनाव लड़कर चुनाव जीतने की ज्यादा मजबूती के साथ कई मौकों पर दिखाई दी है। तो कांग्रेस इस दौर में इस देश को एकजुट करने की दिशा में जो बढ़ी, उसके जहन में 2024 इतना महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि समूचा विपक्ष इस दौर में ईडी सीबीआई के कटघरे में और सभी की मजबूरी। लेकिन जब वो परसेप्शन अगर खत्म हो रहा है, जिस परसेप्शन को कर्नाटक की जीत और भारत जोड़ो यात्रा के बाद खड़ा किया गया, तब कोई क्या करेगा? यह सवाल इंडिया के भीतर लगातार बड़ा होते चला जा रहा है। और एक क्षण के लिए समझिए, जब हम इस पूरे इंडिया का जिक्र करते हैं, इसमें 11 पार्टियां तो ऐसी हैं जिसके एक भी सांसद नहीं है, और उसके अलावे आइएगा तो कांग्रेस के 51 हैं, टीएमसी के 23 हैं, शिवसेना के 6 हैं, एनसीपी के 4 हैं, सीपीएम के 3 हैं, सीपीआई के 2 हैं, जनता दल यूनाइटेड के 16 क्यों हैं? क्योंकि वह साथ खड़ी थी। शिवसेना के 6 क्यों हैं? क्योंकि वह बीजेपी के साथ खड़ी थी। समाजवादी पार्टी के 3 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1 है, आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है। और जो राज्यसभा की ताकत दिखाने का मसला था, अब तो राज्यसभा की ताकत इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के साथ, खासतौर से छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां से ताकत बढ़ जाएगी। अब राज्यसभा के भीतर भी सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या इंडिया का सपना दरक गया है? इंडिया का सपना 2023 में ही खत्म हो जाएगा? और अगर यह खत्म होता है तो क्या कांग्रेस अपने बूते राहुल गांधी के जरिए जिस भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 का प्लान बना रही है, पार्ट 2 का, उसके जरिए क्या उसके पास वाकई ऐसा ब्लूप्रिंट बचा है जिसके जरिए इस देश का मैनिफेस्टो वह इस यात्रा के समानांतर खड़ा कर सके? संभव है। पहले राउंड में तो नहीं कर पाई, दूसरे राउंड में कर पाएगी। नेशनल मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि यात्रा निकल रही है और प्रांत दर प्रांत, जिले दर जिले, गांव दर गांव, ब्लॉक दर ब्लॉक कांग्रेस लोगों को जोड़ती चली जाए और उनके जरिए एक
उनकी अपनी मांगों का जिक्र होता चला जाए, जो इस दौर का सच है कि जब वोट परसेंटेज भी निकल कर आया तो आखिर बीजेपी के 10 लाख वोट, 11 लाख वोट कम थे इन 4 राज्यों के भीतर। और लोकसभा चुनाव में यह मायने इसलिए रखेगा क्योंकि चेहरा एक है और सामने कोई अभी चेहरा नहीं है। जिस दिन चेहरा खड़ा होगा उस दिन चीजें तय होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।